हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमने हमारा एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब बारी है उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। तो आज के इस सेशन में, इस छोटे से सेशन में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आपके स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में एमसीक्यू के तौर पर आ सकते हैं। और इसी सेशन में आपको मिलेंगे नीट पीवाईक्यूज जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुके हैं नीट में भी, और भी किसी अगर एग्जाम में आए हुए हैं तो वो सारे क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। प्लस सेशन के बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे एमपी बोर्ड रिलेटेड, यानी कि एमपी बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन। हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सी ऐसी सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। अगर आपको याद हो, अगर आपने मेरा न्यूक्लियस वाला सेशन देखा होगा, तो मैंने आपसे कहा था बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि हमने आरबीसी की बात की थी, अब मैं सेकंड वाला नहीं बताऊंगी, अदरवाइज आपको आंसर मिल जाएगा। तो कुछ ऐसे सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम इन्यूक्लिएटेड कहते हैं। कुछ सेल्स ऐसी होती है जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। मल्टीपल न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो हम मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन उसको कहते हैं। कई सारी सेल्स ऐसी हो सकती है जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। किसी में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, किसी में सिंगल एक न्यूक्लियस होता है, और किसी के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो इस ऑप्शन में हमें बताना है कि किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। अब फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी कि प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है। प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है, प्लांट की विड्थ को बढ़ाता है, प्लांट की चौड़ाई या मोटाई को बढ़ाता है। तो ऐसे टिश्यूज के अंदर क्या मिलता है हमें? वेस्कुलर कैम्बियम मिलता है। तो इनके अंदर तो न्यूक्लियस भाई प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेल से लिविंग सेल्स होती है, इसीलिए ये डिवाइड कर पाती है, बहुत लंबे टाइम तक ये डिवाइड करते हैं। तो ये इनके अंदर तो हमें न्यूक्लियस मिलेगा। दूसरी सेल्स आपको दिखाई दे रही है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सॉरी कंपेनियन सेल। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है? कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल सहचारी कोशिकाएं, इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स हेल्प करती है सीव ट्यूब्स की, क्योंकि सीव ट्यूब्स के पास में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल दोनों ही फ्लोएम की सेल्स होती है। फ्लोएम टिश्यू वो सेल से मिलकर बना होगा, तो वो फोर टाइप की सेल से मिलकर बनता है। तो उसमें दो सेल्स कौन सी होती है? कंपेनियन और सीव ट्यूब्स। तो जो कंपेनियन सेल्स होती है लिविंग सेल्स होती है, फ्लोएम की लिविंग सेल्स होती है, और इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये अपने ही न्यूक्लियस से रेगुलेट करती है सीव ट्यूब के फंक्शंस को भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीव ट्यूब्स। क्योंकि जो सीव ट्यूब्स होती है, चालनी नलिका, चालनी कोशिकाएं जो होती है फ्लोएम की कोशिकाएं, इनके अंदर हमें कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता है। इसीलिए ये डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर? इन कंपेनियन सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जो हमने थर्ड ऑप्शन लिखा हुआ है मूल रोंग या रूट हेयर जिसको हम कह रहे हैं, रूट हेयर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रूट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। रूट का काम क्या होता है? वाटर को एब्जॉर्ब करना है, यानी कि ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो इनके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कंपेनियन सेल्स के पास भी न्यूक्लियस है, वेस्कुलर कैम्बियम के पास भी न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस किसके पास नहीं है? सीव ट्यूब्स के पास नहीं है, और हमारा आंसर भी सीव ट्यूब्स ही है। अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं सुनना है, नहीं समझना है, तो आप स्किप करके क्वेश्चन पर जा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन नंबर टू में है न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका की बात हो रही है। हमने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तब हमने देखा था कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर ऐसे स्फेरिकल शेप का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस केंद्रिका। ये केंद्रिका कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रोटोप्लाज्म में नहीं होती है। ये कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। ना प्रोटोप्लाज्म में है, ना साइटोप्लाज्म में है। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सब क्या है ये मैं आपको एक वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको देखें, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक नहीं होता है, इनमें डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस है वो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियोलस कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोलस में। अच्छा, इस केंद्रिका का काम क्या होता है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, उसमें देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ। जो केंद्रिका है
जो न्यूक्लियोलस जिसकी अभी हमने ऊपर बात की, जो न्यूक्लियस के अंदर मिल रही है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डीएनए को सिंथेसिस करती है? नहीं, डीएनए का सिंथेसिस नहीं करती है। एमआरएनए का सिंथेसिस करती है? नहीं, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है बट न्यूक्लियोलस हेल्प नहीं करती। न्यूक्लियोलस का काम होता है आरआरएनए सिंथेसिस करना, राइबोसोमल आरएनए बनाना। आरआरएनए को बनाना यानी कि राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाती है? न्यूक्लियोलस बनाती है। और इसीलिए न्यूक्लियोलस को हम क्या कह रहे थे? राइबोसोम फैक्ट्री कह रहे थे, जब हमने इसको पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आरआरएनए का सिंथेसिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चंस के साथ साथ में आंसर कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ में लिख सकते हैं। मेसोसोम्स वर टेकन एज, मेसोसोम किसका काम करता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब आपको पहले तो समझ आना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। यहाँ पर हम बात करें किसी बैक्टीरियल सेल की। अब जो हमने बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर हमने ये देखा था, बाहर तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स है, अंदर इसमें सेल वॉल है, और इनसाइड इसकी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी फोल्डिंग्स बन जाती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसी इनफोल्डिंग्स बन जाती है, और इन फोल्डिंग्स को, इन अंतरवलन को हमने क्या नाम दिया था? इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोसोम। बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर हमने इसको क्या नाम दिया था? मेसोसोम। अब हमसे ये पूछ रहा है कि मेसोसोम, ये जो मेसोसोम हमने बनाया है, ये मेसोसोम इस प्रोकैरियोटिक, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर किसका काम करता है? तो हमने क्या देखा था? मेसोसोम के क्या क्या फंक्शन होते हैं? ये एक तो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, चीजों के सिक्रेशन में ये हेल्प करता है। इस एक सेल से अगर दूसरी सेल में किसी चीज को सिक्रेट होना है, ट्रांसफर होना है, तो उसमें भी कुछ हद तक ये हेल्प करता है। एनर्जी का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो सकता है, एनर्जी फॉर्मेशन यानी कि एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेसोसोम में कंप्लीट होती है इन केस ऑफ बैक्टीरिया। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एनर्जी बनाने का काम, पावर बनाने का काम कौन करता है? पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो काम मेसोसोम का है, वही काम यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का। तो मेसोसोम किसके सिमिलर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे, एक्सप्लेनेशन अगर समझ में ना आए, कहीं पर कुछ डाउट लगे, तो आप कमेंट कर दे साथ में, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर क्लियर करूंगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या और कह सकते हैं? ये किस नेचर की होती है? बेसिकली हम ये बोल सकते हैं। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है क्या? फुल्ली परमिएबल होती है या इम्परमिएबल होती है? किसी चीज को सेल के अंदर एंटर ही नहीं होने देती, किसी चीज को सेल से बाहर जाने ही नहीं देती है। ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीजों को अंदर आने देगी, कुछ चीजों को बाहर जाने देगी। तो यहाँ पर वैसे तो दो ऑप्शन सही है, सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल, बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। चीजों को जो काम की है सेल की, उन्हीं को सेल के अंदर एंटर होगी। जो सेल के काम की चीजें यहाँ पर नहीं है, उनको सिलेक्ट करके ही सेल से बाहर जाने देती है। दैट मीन्स कि ये चीजों को सिलेक्ट करके ही एंटर होने देगी, एग्जिट होने देगी। तो हम हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्या कह सकते हैं? चयनात्मक पारगम्य यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल हम इसको नहीं कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल कंटेन डीएनए। कंटेन डीएनए का मतलब है ओन जेनेटिक मटेरियल, या खुद का जिसका डीएनए है। तो हमने ऐसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल देखे थे, दो ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम नहीं, पेरोक्सिसोम नहीं है। डिक्टियोसोम हम गोल्जी बॉडी को कहते हैं, जब गोल्जी बॉडी को आप प्लांट्स में बोलते हो तो डिक्टियोसोम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसका खुद का डीएनए होता है, लेकिन डिक्टियोसोम का नहीं होता, गोल्जी बॉडी का नहीं होता। प्लाज्मा झिल्ली का तो कुछ होता ही नहीं है, इसका डीएनए नहीं होगा, पूरी सेल का डीएनए होगा। राइबोसोम का भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि अर्ध स्वायत्त अंग, क्योंकि इनका खुद का डीएनए होता है, तो ये खुद से अपना प्रोटीन फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। ये खुद से अपना प्रोटीन फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, इसलिए हम इनको सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ब्लू ग्रीन एल्गी में हमसे ये पूछा, जो झिल्ली नुमा विस्तार है यानी कि जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है, यानी कि बात वही है, जो सेल मेम्ब्रेन है
इस सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, इस सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स क्या कहलाती है? हमसे किस में पूछा हुआ है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पूछा है। देखो यहाँ पर आप एक ही जगह पर मैं आपको तीनों बता देती हूँ। अगर ये जो इनफोल्डिंग्स है यानी कि सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग किसके अंदर है? बैक्टीरिया के अंदर है। बैक्टीरिया कौन सा? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन की, इस सेल मेम्ब्रेन की जो ये इंटरनल साइड पर एक्सटेंशंस बन गए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल सकते हो, तो इनको हमने प्रोकैरियोटिक सेल में तो क्या नाम दिया था? मेसोसोम कहा, मेसोसोम कह रहे हैं। वहीं जब आप इनको किस में देखो? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर देखो, ऐसे बैक्टीरिया नील हरित शैवाल के अंदर, या ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों एक ही है, इसके अंदर आप देखो तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो इन फोल्डिंग्स होती है, उन इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। इन फोल्डिंग्स को क्या कहा जाएगा? क्रोमेटोफोर्स। बताती हूँ मैं आपको सभी का मतलब। क्रोमा का मतलब ही होता है कलर, यानी कि इसके अंदर, इस इनफोल्डिंग के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इस सेल को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम बोलते हैं, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल यूज होता है। वैसे ही सेल के अंदर अगर कोई प्रोसेस हो रही है और उसमें अगर कोई पिगमेंट यूज हो रहा है, तो उनको स्टोर करके कहाँ रखा जाता है? क्रोमेटोफोर्स के अंदर, यानी कि इन इनफोल्डिंग्स के अंदर, इन अंतरवलन के अंदर। तो हम क्रोमेटोफोर कब कहेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में कहेंगे। वहीं जब हम मिजोसोम की बात करेंगे तो मिजोसोम किस में कहेंगे? किसी प्रोकैरियोटिक सेल में कहेंगे। अलग अलग सेल में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब मैं आपको ये जो चारों ऑप्शन में आप कुछ कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो कि बिल्कुल थोड़े नए लग रहे होंगे, इनको हम समझ लेते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्रोमेटोफोर, सॉरी फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम क्या होता है? एक फोटो रिसेप्टर पिगमेंट होता है। ये किस में मिलेगा? प्लांट के अंदर मिलेगा। फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है, पिगमेंट अगेन आ गया, कलर की बात हो रही है। तो ये फोटो रिसेप्टर पिगमेंट, फोटो यानी कि लाइट, तो ये क्या करता है? जो सन का लाइट आता है उसमें से रेड लाइट और फार रेड लाइट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है कि कितना रेड लाइट, कितना फार रेड लाइट प्लांट एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो उस चीज को रेगुलेट करना, प्रकाश संवेदी क्रियाओं को रेगुलेट करना प्लांट के अंदर ये कौन करता है? फाइटोक्रोम करता है। एक वर्ड में बोला जाए तो फाइटोक्रोम क्या है? फोटो रिसेप्टर पिगमेंट है। दूसरा हमारे पास है क्रोमेटोफोर, जो मैंने आपको बता दिया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है क्रोमेटोफोर। इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसकी इनफोल्डिंग, उसके अंतर्वलन को हम क्रोमेटोफोर कह रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मिजोजोम है। मिजोजोम किस केस में कहेंगे? जब हम नॉर्मल प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, तो हम क्रोमेटोफोर कहेंगे, सॉरी मिजोजोम कहेंगे उसको। न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं? न्यूमेटोफोर्स होती है रेस्पिरेटरी रूट्स। न्यूमेटोफोर्स क्या है? रेस्पिरेटरी रूट्स। ये कुछ ऐसे प्लांट की रूट्स हैं, ये प्लांट जिस जगह पर ग्रो कर रहे हैं वो एरिया होता है मार्शी एरिया, स्वैम्पी एरिया, या फिर बहुत ज्यादा दलदली एरिया। मैंग्रोव प्लांट आप याद रख सकते हो। मैंग्रोव प्लांट जिस जगह पर ग्रो करते हैं ना, उस जगह पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? डेफिशिएंसी, यानी कि ऑक्सीजन की उस जमीन के अंदर बहुत कमी है। तो इन रूट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो ये रूट्स क्या करती है? जमीन से बाहर आ जाती है। किस चीज के लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो इन रूट्स को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। इन्हीं को न्यूमेटोफोर्स कहा जाता है। इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कुछ पोर्स, रेस्पिरेटरी पोर, क्योंकि वहां से रेस्पिरेशन करेंगे, श्वसन करेंगे ये। तो इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? इन छेद को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी पोर्स कहते हैं। ये किसके ऊपर प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी रूट के ऊपर प्रेजेंट है। रेस्पिरेटरी रूट को ही हम क्या कह सकते हैं? न्यूमेटोफोर्स कह सकते हैं। आई होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में इनमें से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि चार ऑप्शन में से हमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको पिक करना है। तो हमें चारों पहले पढ़ने पड़ेंगे। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। क्या माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है? सुनने में तो सही लग रहा है क्योंकि हमने यही देखा है। विदाउट सेल वॉल अगर हम बात करें तो इस अर्थ पर स्मॉलेस्ट सेल हम किसको मानते हैं? माइकोप्लाज्मा को। विद सेल वॉल अगर बात करें तो हम किसको मानते हैं? डायलिस्टर न्यूमोसिंटस, वो भी एक बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन उसके पास सेल वॉल होती है और वो भी बहुत छोटा होता है, मतलब सबसे छोटा होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक जीव है, बिल्कुल है। हमने ये भी देखा कि हम प्रोकैरियोटिक सेल को क्या कह सकते हैं? बैक्टीरियल सेल कह सकते हैं। पीपीएलओ इज लार्जर देन अ यूकैरियोटिक सेल।
अभी अभी हमने बात की कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा का ही एक और नाम क्या होता है, पीपीएलओ होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ भी इसी को कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को ही। तो माइकोप्लाज्मा तो सबसे छोटा है, तो वो यूकेरियोटिक सेल से कैसे बड़ा हो सकता है? दैट मीन्स कि ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। वायरस इज एन ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ए सेल्यूलर का मतलब है जिसके अंदर कोई कोशिका नहीं है, अकोशिकीय जीव है, तो बिल्कुल सही है। वायरस कोई सेल नहीं है, इसीलिए तो हम इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अगर ये लिविंग होता तो इसके पास सेल होता, इसके पास सेल नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है, ये स्टेटमेंट भी राइट है, और फर्स्ट वाला भी हमारा राइट है। तो यहाँ पर हमसे गलत सिर्फ एक ही ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत पूछा हुआ है। इसको टिक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन में हमसे राइट पूछा है या रॉन्ग पूछा है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है, वरना हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हमसे यहाँ पर जो पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज फाउंड इन 9+2 अरेंजमेंट किन के अंदर मिलेगा? यानी कि हमने 9+2 और 9+0 अरेंजमेंट जो पढ़ा था वहां से भी क्वेश्चन बन रहा है। सीलिया एंड फ्लैजिला के अंदर होता है क्या 9+2 अरेंजमेंट? सेंट्रियोल्स में होता है क्या? आधारिकाइज बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी किसकी बनी हुई होती है? सेंट्रियोल्स की ही बनी होती है। ये बेसल बॉडी होती क्या है? बेसिकली जहां से सीलिया और फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं ना, जहां से सीलिया और फ्लैजिला जुड़े हुए होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं बेसल बॉडी। तो उस जगह पर भी सेंट्रियोल ही होता है। और अगर नहीं भी सेंट्रियोल तो सेंट्रियोल जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स कि जो स्ट्रक्चर, जो संरचना हमें सेंट्रियोल में मिलेगी वही हमें बेसल बॉडी में मिलेगी। तो इस सेंट्रियोल में होता है 9+0 अरेंजमेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी होगा 9+0 अरेंजमेंट, और न्यूक्लियस के अंदर तो ऐसा कोई अरेंजमेंट होता नहीं है। तो हमसे ये पूछा है 9+2 अरेंजमेंट किस में होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सीलिया एंड फ्लैजिला, इनके अंदर पाया जाता है 9+2 अरेंजमेंट। ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है, अब सीलिया फ्लैजिला वाला जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें भाग लेता है? गोल्जी बॉडी हमने देखा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होता है। अच्छा, आप कमेंट्स में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चारों ऑर्गेनेल्स के नाम लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम याद है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आने वाले ऑर्गेनेल्स के नेम याद है, तो आप जरूर से कमेंट्स में लिखें। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसमें भाग लेता है? क्या बैक्टीरिया में श्वसन करता है? बिल्कुल नहीं। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल कुछ कुछ समझ में आ रहा है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड, इसको देखते हैं वापस आकर। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन नहीं, यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा था किसी चीज का, यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन हो रहा था। यानी कि यहाँ पर कुछ चीज जुड़ रही थी, कुछ भी टूट नहीं रहा था। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड ये नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स का क्या मतलब था? हमने देखा था जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, इसके आगे यहाँ हमारा गोल्जी बॉडी होता है, इसके आगे यहाँ पर लाइसोसोम बनता है। तो यहाँ से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन वगैरह बन रहा था वो ग्लाइकोसाइलेशन के लिए यहाँ जा रहा था, हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर जा रहा था। गोल्जी बॉडी में क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है जो भी प्रोटीन बन के आया है उसके साथ में लिपिड्स को जोड़ना, उसके साथ में किस टाइप की शुगर को ऐड करना है, वो सब कौन करता है? यहाँ पर हमारा गोल्जी बॉडी करता है। इसीलिए तो हम इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कह रहे थे। तो यहाँ क्या करता है, ये वेसिकल्स बना देता है। वेसिकल्स के फॉर्म में उन प्रोटीन्स को, ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ग्लाइकोलिपिड्स को ये क्या करता है, आगे सिक्रेट करता है। आगे सिक्रेट करता है तो किस फॉर्म में करता है? वेसिकल्स के फॉर्म में करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। इन वेसिकल्स को बना करके ये बाहर सिक्रेट करता है, देन यही आगे जा करके लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि इसके अंदर कभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे होते हैं तो इसको हम लाइसोसोम कह देते हैं। अच्छा, यहाँ हमने क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर लिए हैं, और यहाँ आपको मिल जाएंगे एमपी बोर्ड स्पेसिफिक लॉन्ग क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लें, इनके स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा, मैं सारा रीड करके नहीं बता रही हूँ आपको, सिर्फ जस्ट ये कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली से क्वेश्चन है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, इसके फंक्शन क्या होते हैं प्लाज्मा झिल्ली के, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ईयर, ये इन ईयर्स में, इन एग्जाम्स में आ चुका है, सीबीएसई एग्जाम में भी आ चुका है, एमपी बोर्ड में भी आ चुका है। किस ईयर में आया है ये भी मैंने साथ में लिख दिया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल का आपको स्ट्रक्चर समझाना है, प्लांट सेल कैसी दिखाई देती है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है,
क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये भी, अच्छा इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, अर्ध स्वायत्त क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में क्या डिफरेंसेस है। रफ के ऊपर क्योंकि राइबोसोम लगते हैं तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, स्मूथ किसका फॉर्मेशन करती है, लिपिड का फॉर्मेशन करती है। तो इसे आप 3 मार्क्स में पूछा है तो आप इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस, इसके बारे में आपको लिखना है, इसकी खोजकर्ता कैमिलो गोल्जी। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। साइटोस्केलेटन क्या है, हम साइटोस्केलेटन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब क्या होती है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है इसको भी, आप चाहे तो देख सकते हैं। फिर हमें शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला है, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, इन सबको हम माइक्रोबॉडीज के अंदर पढ़ते हैं, तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं जो एमपी बोर्ड सीबीएसई एग्जाम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल रहेंगे। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि हमारे एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, ये एमसीक्यू है। अब नेक्स्ट हमसे ये पूछा है, निम्नलिखित में से क्या न्यूक्लियोलस के लिए सही है, मतलब न्यूक्लियोलस के लिए, केंद्रिका के लिए इन चारों में से क्या ऑप्शन सही है, ये बताना है। यह तर्कु तंतु निर्माण में भाग लेती है, यानी कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है क्या, इस चीज को भी हम लॉजिक के साथ समझेंगे। यह झिल्ली आवतरित है, झिल्ली आवतरित का मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड। हमने न्यूक्लियोलस को किसके साथ कंप्लीट किया था, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, इन चारों को मैंने एक वीडियो में कंप्लीट किया था और आपसे कहा था विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, दैट मींस कि इसके ऊपर कोई झिल्ली, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ये एमेम्ब्रेनस होती है। लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, नहीं डिवाइडिंग सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, ये न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई या फिर ये जो हमारी न्यूक्लियोलस होती है, लार्जर कहें या फिर इसका नंबर ज्यादा हमें किस में मिलेगा, जो सेल्स ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करती है, एक्टिव जो प्रोटीन सिंथेसिस करती है उनके अंदर मिलता है। क्यों ऐसा, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। जिन सेल्स में प्रोटीन ज्यादा बनना है उन सेल में क्या ज्यादा चाहिए, राइबोसोम ज्यादा चाहिए। राइबोसोम ज्यादा चाहिए तो राइबोसोम को बनाने के लिए क्या चाहिए, आरआरएनए चाहिए, और आरआरएनए को बनाती कौन है, हमारी न्यूक्लियोलस। आरआरएनए को कौन बनाती है, हमारी न्यूक्लियोलस। तो इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें, जिन सेल्स में प्रोटीन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है वहां पर न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा होता है और ये बड़ी भी हमें मिल सकती है। अब ये वाला जो बात है ये तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो डिवाइडिंग सेल्स होती है उनके अंदर इसका नंबर लार्जर होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट है, इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, क्या ये राइबोसोम का सिंथेसिस करती है, राइबोसोमल आरएनए का सिंथेसिस करती है, बिल्कुल करती है, आरआरएनए का फॉर्मेशन करती है। तो हमसे क्या पूछा था, क्या सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यानी कि ये ऑप्शन 1 तर्कु तंतु निर्माण में भाग लेती है, तो नहीं लेती है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, इसके साथ ही मैंने न्यूक्लियोलस के साथ ही आपको पढ़ाया है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, तारक केंद्र और तारक काई हम पढ़ चुके हैं। हमने ये देखा था कि ये फॉर्मेशन करता है, ये जो सेंट्रियोल होता है ये फॉर्मेशन करता है स्पिंडल फाइबर्स का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अच्छा डज नॉट, अगेन मैंने बोला मैं खुद मिस्टेक कर रही हूँ, हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जहां पर नॉट लिखा है वो बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या नहीं होता है, तो क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग या लिपिड सिंथेसिस, इन चारों में से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या नहीं होता। देखो, आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों पढ़ा, दोनों में से मैंने आपसे कहा था अगर ये बाकी ऑप्शंस के बारे में नहीं भी पता है ना तो आप कैसे आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि हमारी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। तो ये तो किसका फॉर्मेशन करती है, प्रोटीन का, और जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, इसलिए ये प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर रही थी, ये किसका सिंथेसिस कर रही थी, लिपिड का। तो हमसे तो ये पूछा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या नहीं करती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का फॉर्मेशन तो नहीं करती है, बेसिकली इतना तो हमें पता है कि लिपिड तो नहीं बनाती, क्योंकि लिपिड तो कौन बनाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा आंसर तो ऐसे ही आ गया कि लिपिड सिंथेसिस या नहीं करती। इसके अलावा ये जो क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के अटैच होने के कारण यहाँ पर जो प्रोटीन्स बन रहे होते हैं उन प्रोटीन्स के ऊपर लेबलिंग करना, एक तरीके की लेबलिंग करना, सिग्नल्स जनरेट करना, सिग्नल्स बताना, सिग्नल्स देना। पेप्टाइड का मतलब ही यहाँ पर रिलेटेड टू प्रोटीन है, तो कुछ ऐसा सिग्नल्स से रिलेटेड काम होता है जो यहाँ पर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है, हमने ये देखा था जो हमारा गोल्जी बॉडी होता है, ग्लाइकोसाइलेशन तो वो करता है, लेकिन ग्लाइकोसाइलेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, इनिशिएट कहाँ से हो जाता है, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही स्टार्ट हो जाता है ग्लाइकोसाइलेशन। प्रोटीन फोल्डिंग, अगेन गोल्जी बॉडी के अंदर सारी प्रोटीन्स की पैकेजिंग होती है, इसीलिए हम उसको पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं हमारे गोल्जी बॉडी को। लेकिन वो इनिशिएट कहाँ से हो जाता है, स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये जो स्टार्टिंग के तीनों फंक्शन है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही रिलेटेड है, लेकिन जो लिपिड का फॉर्मेशन है ये कहीं से कहीं तक नहीं है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग और उसकी क्रिया का सही मेल है, सेल ऑर्गेनेल बताना है और उसका फंक्शन दोनों कहाँ पर सही है। करेक्ट पूछा है ना, हाँ करेक्ट पूछा है, करेक्ट मैच कौन सा है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस करता है, नहीं बिल्कुल नहीं करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटीपी सिंथेसिस करती है, नहीं। अगर ये एटीपी सिंथेसिस करेगा तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा बेचारा। राइबोसोम लिपिड सिंथेसिस नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लिपिड का सिंथेसिस तो कौन कर रही थी, हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, करेक्ट। डाइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, डाइजेशन ऑफ सेल्स, या फिर अगर किसी चीज को डिग्रेड भी करना हो सेल के अंदर तो वो भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है, इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज आर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं या पर्पल बैक्टीरियाज होते हैं या ग्रीन पर्पल बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, उनके अंदर जो इंक्लूजन बॉडी होती है वो क्या है। तो इनके अंदर जो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रखी रहती है उसको हम गैस वैक्यूल कहते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, स्टोर्ड मटेरियल होता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर हमने देखा था इंक्लूजन बॉडी के रूप में क्या था, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स थे, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स थे। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मतलब कण, ग्लाइकोजन के कण, साइनोफाइशियन कण, फॉस्फेट कण बोल सकते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ये सब क्या थे, इंक्लूजन बॉडी, स्टोर्ड फूड मटेरियल या स्टोर्ड मटेरियल, किसके केस में, प्रोकैरियोटिक सेल के केस में, बैक्टीरिया के अंदर। अब स्पेसिफिकली हमें यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के नाम दे दिए गए और पूछा है कि इनके अंदर इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में क्या होगा। तो इनके अंदर इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में होता है गैस वैक्यूल। वैसे तो गैस वैक्यूल इनको बायोन्सी प्रोवाइड करती है, ये फ्लोट कर पाते हैं, लाइट वेट रह पाते हैं, और ये हेल्प करती है इनके फूड को भी, मतलब इनके कुछ मटेरियल को भी स्टोर करने में। तो इनके अंदर अलग से कोई इंक्लूजन बॉडी नहीं होती है। ये जो बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए हैं ना, इनके पास अलग से कोई वैक्यूल नहीं प्रेजेंट होती है, अलग से कोई इंक्लूजन बॉडी नहीं होती। इनके पास सिर्फ गैस वैक्यूल होती है, गैस वैक्यूल ही इनको बायोन्सी प्रोवाइड करती है, और यही गैस वैक्यूल ही, यही गैस रिक्तिका ही इनके लिए इंक्लूजन बॉडी का भी काम करती है। वहीं अगर आप जैसे बात करो अमीबा की, अमीबा के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, प्लांट्स के अंदर सेप वैक्यूल होती है। तो अलग अलग चीजों के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप की वैक्यूल्स हो सकती है। लेकिन जब हम स्पेशल बात कर रहे हैं इन बैक्टीरियाज की, तो इन बैक्टीरियाज के अंदर इंक्लूजन बॉडी और इनकी वैक्यूल दोनों को हम एक ही मानते हैं। तो आप यहाँ पर सेंट्रियोल तो आंसर टिक कर नहीं सकते, माइक्रोट्यूब्यूल्स तो करेंगे नहीं टिक, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ होती है, अमीबा के अंदर होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गैस वैक्यूल हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। हमसे यहाँ इंक्लूजन बॉडी के लिए पूछा है कि इनकरेक्ट बताओ। दे आर इन्वॉल्व इन इंजेशन ऑफ फूड पार्टिकल, क्या ये फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करती है। अगर हम इंक्लूजन बॉडी को फूड वैक्यूल माने तो उस कंडीशन में हम इसको कुछ कुछ सही मान सकते हैं, बट अभी इसको हम टिक नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये जो इंक्लूजन बॉडी होती है, क्या ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, साइटोप्लाज्मा हमारे सेल के अंदर भरा हुआ, यहाँ पर फ्लूइड। नेक्स्ट बात करें, यह कोशिका का संग्रहित सामग्री है, यानी कि स्टोर्ड या रिजर्व मटेरियल है। तो मैंने अभी अभी आपको ये बात ऊपर बताई है, तो बिल्कुल ये बात तो सही है। यह झिल्ली रहित होते हैं। इंक्लूजन बॉडी के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन हमको नहीं मिलते हैं, दैट मीन्स कि ये बात भी सही है। नेक्स्ट ये जो बात कर रही है,
यह कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। तो बिल्कुल ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाए जाते हैं, यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, तो साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। तो गलत क्या है, जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये भोजन के कणों को अंतर ग्रहण करती है। इंजेशन करना, फूड को खाना, फूड को कंज्यूम करना इनका काम नहीं होता है। फूड वैक्यूल क्या करते हैं, फूड को स्टोर करती है, और जब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ऐसे स्क्वीज करेगी, तो उसके अंदर जो भी फूड या जो भी मटेरियल होगा वो सेल से बाहर हो जाएगा, जैसे अमीबा करती है। तो यहाँ पर ये भोजन के कणों को अंतर्ग्रहण नहीं करती, इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल नहीं करती। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सेशन को हम यही रखते हैं, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, इसके बाद 16 टू 30 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर आपको कुछ डाउट लगा तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगी, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व नेक्स्ट सेशन में जरूर कर दूंगी। और जो मैंने एमपी बोर्ड के क्वेश्चन आपको बताए हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप एक बार जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।